लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन ने स्काईनेट पर कॉइन के रूप में लॉगिन किया था, जहां पर उसने अपने आईडी किल कॉइन रखी थी, जिसके बाद उसकी कई लोगों के साथ फाइट हुई थी एंड उन सभी फाइट में उसने बहुत ही ईजिली अपने अपोनेंट्स को हरा दिया था। सभी को पता चल चुका था कि कॉइन अब वापस आ चुका है। इस वजह से पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में तहलका मच चुका था। अब आगे इन सभी चीज़ों से परेशान हानशन यानरन को कॉल करता है। यानरन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी, इसलिए वो पूछता है आखिर तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। तो इस पर यानरन कहती है क्या तुम्हें पता नहीं चला है, कॉइन वापस आ चुका है एंड उसने स्काईनेट पर धमाका मचा दिया है। ये सुनकर हानशन उसे घूरते हुए पूछता है क्या तुम भी कॉइन की फ़ैन हो। तो इस पर यानरन हंसते हुए कहती है कॉइन ने अपनी जान खतरे में डालकर गोल्डन शुरा से बच्चों को बचाया था, ऐसे में आखिर कौन उसका फ़ैन नहीं होगा। तो इस पर हानशन थोड़ा नाराज़ होते हुए कहता है अगर तुम्हें कॉइन इतना ज़्यादा पसंद है तो तुम जाओ उसे ही ढूंढ लो, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये सुनकर यानरन उसे मनाने लगती है एंड कहती है देखो अगर तुम्हें कॉइन पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे सामने अब से कॉइन की कोई बात नहीं करूँगी एंड उसके कोई मैचेस भी नहीं देखूँगी। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, बाकी एक कॉइन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हानशन अभी सिर्फ यानरन की टांग खींच रहा था, उसका इरादा यानरन को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। यानरन से थोड़ी देर तक बातें करने के बाद हानशन अपने कमरे में बैठा था एंड मन ही मन सोच रहा था अब मैं दोबारा से स्काईनेट पर जाकर फाइट के लिए लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं लॉगिन करूँगा तो बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएंगी एंड मैं मिस्टीरियस मंत्रा की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं वर्चुअल कैंप पर जाकर मिस्टीरियस मंत्रा की प्रैक्टिस करूं। वो ये सोच ही रहा था तभी अचानक से उसके पास पिंकविंग का कॉल आता है। हानशन तुरंत उसका कॉल पिक कर लेता है। पिंकविंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। हानशन उससे पूछता है पिंकविंग आखिर क्या हुआ, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई। तो इस पर पिंकविंग कहती है क्या तुम्हें पता चला कॉइन वापस आ चुका है। तो इस पर हानशन कहता है हाँ मुझे ये बात पता चल चुकी है। पिंकविंग सोचते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि किल कॉइन ही असली कॉइन है। तो इस पर हानशन कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो पिंकविंग कहती है आखिर क्यों। तो इस पर हानशन सोचते हुए कहता है क्योंकि मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि किल कॉइन ही असली कॉइन है। अभी के लिए हानशन उसे ये थोड़ी बताने वाला था कि किल कॉइन एंड वो दोनों एक ही हैं, तो ऐसे में उसे कॉइन के लौटने का पता कैसे नहीं होगा। हानशन उससे पूछता है कॉइन के लौटने की खबर सुनकर तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम्हारा कज़न अभी भी कॉइन के पीछे पड़ा है। तो इस पर पिंकविंग हंसते हुए कहती है माना कि मेरा कज़न शैंटियान थोड़ा सनकी है, लेकिन वो इतना भी पागल नहीं है कि कॉइन को मारने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दे। असल में मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वीडियो में कॉइन फाइट के दौरान जिस फुटवर्क का यूज़ कर रहा है वो हेवनली गो है। तो इस पर हानशन कहता है अगर वो हेवनली गो है भी तो भी तुम परेशान क्यों हो रही हो। तो इस पर पिंकविंग कहती है मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जिन्हें हेवनली गो आती है। पहली है मेरी दादी माँ एंड दूसरी है उनकी डिसाइपल। ये सुनकर हानशन शौक के साथ कहता है क्या क्वीन रेस्टोरेंट की क्वीन तुम्हारी दादी माँ की डिसाइपल है। तो इस पर पिंकविंग उसे घूरते हुए कहती है आखिर तुम ये कैसे जानते हो। तो हानशन उसे बताता है दरअसल आज से कुछ महीनों पहले मैंने क्वीन से ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर फाइट की थी। उस फाइट के दौरान क्वीन ने मुझे कुछ हेवनली गो की टेक्निक सिखाई थी। ये सुनकर पिंकविंग शॉक में चली गई थी। वो कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो हानशन कहता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एंड ये कहकर वो पिंकविंग के सामने हेवनली गो को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। पिंकविंग तुरंत पहचान जाती है कि हानशन हेवनली गो का ही यूज़ कर रहा है। वो खुश होकर कहती है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसी वजह से क्वीन ने तुम्हें हेवनली गो सिखाई है, वरना वो किसी को भी हेवनली गो नहीं सिखाएगी, कम से कम एक नॉर्मल इंसान को तो बिल्कुल नहीं सिखाएगी। हानशन हेवनली गो को बहुत ही टैलेंटेड लोग सीख सकते हैं, तुमने इसे सीखा है मतलब तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि इसे सीखना इतना ज़्यादा रेयर है कि मैं भी इसे नहीं सीख पाई हूँ।
पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के वो तुम तीसरी इंसान हो जिसने हेवनली को सीखा है। ऐसे में तुम्हारे टैलेंट सच में कमाल का है। वो हानशन से बातें कर ही रही थी, पर पता नहीं तभी उसे अचानक से क्या होता है। वो कहती है, हानशन मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। वो बहुत जल्दी में लग रही थी, इसलिए हानशन सोच में पड़ गया था कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ फील होता है। वो जल्दी से अपना सी ऑफ सोल चेक करता है। उसे उसके अंदर ब्लड स्नेल की बीच सोल दिखाई पड़ती है, जो अभी के लिए वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड हो गई थी। हानशन ने अपने इस ब्लड स्नेल की बीच सोल को आज से 3 महीनों पहले वो काला क्रिस्टल खिलाया था, एंड इन 3 महीनों में उसकी लो डेमन वर्ल्ड की सुपर बीच सोल एक वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड सुपर बीच सोल बन चुकी थी। हानशन जल्दी से गोल्डन सैंडवर्म को बाहर निकालता है एंड उसे इस सुपर पेट आर्मर पहना देता है, जिसके बाद हानशन अपनी 30% पावर के साथ उसे पंच करता है, फिर 60% पावर के साथ पंच करता है एंड एंड में अपनी फुल पावर के साथ पंच करता है। लेकिन इसके बावजूद ये सुपर पेट आर्मर टूटता नहीं है, बस उस पर कुछ डेंट्स आते हैं। ये देखकर हानशन समझ जाता है वायलेंट स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड स्नेल की बीच सोल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक स्केटबर्ड रैंक की बीच सोल को टक्कर दे सके। खैर, उसके पास और कोई काम नहीं था, उसे बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। इस वजह से वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एडवांस डेमन वर्ल्ड आ जाता है एंड शिकार की तलाश में आइस फील्ड में घूमने लगता है। लेकिन काफ़ी दिनों तक घूमने के बाद भी उसे कोई ढंग का शिकार नहीं मिलता है। अब उसे समझ आ रहा था कि ली जिंग ने ऐसा क्यों कहा था कि आइस फील्ड में बहुत ही कम रिसोर्स हैं। वो आइस फील्ड में घूम ही रहा था, तभी अचानक से वो रॉयल शेल्टर के पास पहुंच जाता है। वो छिपकर रॉयल शेल्टर के नज़ारे को देखने लगता है। तभी वो देखता है वो रॉयल स्पिरिट अभी के लिए रॉयल शेल्टर से बाहर जा रही है। उसके साथ बहुत सारे स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट हैं एंड कई तरह के म्यूटेंट रैंक के बीस्ट हैं। ऐसे में शायद वो किसी शिकार पर जा रही थी, ऐसा उसका मानना था। वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो जानता था अगर वो जाकर रॉयल स्पिरिट को मारने की कोशिश करेगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वो मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि पिछली बार वो रॉयल स्पिरिट हानशन के हमले के लिए सावधान नहीं थी। साथ ही साथ उसके बैकअप के लिए उसके साथ स्टारविल शेल्टर था, लेकिन अभी के लिए वो अकेला था। ऐसे में अभी के लिए उस रॉयल स्पिरिट पर जाकर हमला करना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। यही सोचकर वो वहीं पर रुका रहता है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि अगर रॉयल स्पिरिट शेल्टर से बाहर जा चुकी है तो उसके पास इस रॉयल स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन हासिल करने का एक मौका है। यही सोचकर हानशन रॉयल स्पिरिट शेल्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड अगले आधे घंटे में वो रॉयल स्पिरिट शेल्टर के सामने था। लेकिन रॉयल स्पिरिट शेल्टर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे लगा था रॉयल स्पिरिट शेल्टर कोई बड़ा सा कासल होगा, लेकिन अभी के लिए उसके सामने एक बड़ी सी सिटी थी जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा हेडक्वार्टर था एंड इस सिटी में कई सारे घर थे। हानशन ये सब देखकर शॉक में चला गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि लोग अक्सर रॉयल स्पिरिट शेल्टर हासिल करने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि रॉयल स्पिरिट शेल्टर किसी बड़ी सिटी जितना बड़ा होता है। ऐसे में जो भी इसका मालिक बनेगा उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हानशन उस स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन हासिल करना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी सिटी में उसे उसका स्पिरिट स्टोन कहाँ मिलेगा इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। इसलिए वो अपने प्लान पर गिव अप कर देता है। मिलिट्री कॉन्टेस्ट का टाइम हो चुका था, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर ह्यूमन वर्ल्ड लौट आता है। डफने सिर्फ नॉर्थ वेस्ट रीजन में ऑपरेट करती थी, इसलिए मिलिट्री कॉन्टेस्ट ह्यूमन वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्ट रीजन में हो रहा था। सभी लोग इस कॉन्टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहाँ पर ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स भी आ गई थी, जिन्हें टाई लीड कर रहा था। टाई को टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड कहा जाता था। ऐसे में ये समझा जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। सभी लोग मिलिट्री कॉन्टेस्ट के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर टाई आ जाता है, जो हानशन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। उसकी हाइट हानशन से ज़्यादा थी। टाई को हानशन देख रहा था, लेकिन टाई ने हानशन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था।
वो वहाँ से ज़ेंग यू के पास जाता है एंड उससे कहता है, क्या तुम ज़ेंग यू हो? तो इस पर ज़ेंग यू कहता है, हाँ मैं ही ज़ेंग यू हूँ। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, इसलिए सभी को लगा था कि यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे के आसपास बैठ जाते हैं। इधर हान शेन समझ गया था कि टाई अभी के लिए उसे सीरियसली नहीं ले रहा है, वो सिर्फ ज़ेंग यू को सीरियसली ले रहा है। बाकी उसकी नज़र में हान शेन एक नोबडी है जिस पर उसे ध्यान देने तक की ज़रूरत नहीं थी। हान शेन को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो टाई को सबक ज़रूर सिखाएगा। मिलिट्री कॉन्टेस्ट का पहला राउंड शुरू हो जाता है। स्टेज पर एक बड़े से ड्रम को लाया गया था। इन सभी को अपनी पूरी पावर के साथ इसे बीट करना था। इसे बीट करने पर यह ड्रम उनकी फिटनेस का अंदाज़ा लगाने वाला था। जिसका भी स्कोर सबसे ज़्यादा होता उसे हाईएस्ट पॉइंट मिलते एंड जिसका भी सबसे कम होता उसे बहुत ही कम पॉइंट्स मिलते। एंड में जिन 4 लोगों के पॉइंट सबसे ज़्यादा होते वो लोग फाइनल्स में जाते। पहला राउंड शुरू होते ही एक के बाद एक सभी लोग सामने आकर इस ड्रम को बीट करना शुरू कर देते हैं। ये ड्रम उनकी फिटनेस दिखाने लगता है। एक के बाद एक सभी सोल्जर आगे आ रहे थे एंड इसे बीट करते जा रहे थे। अब बारी थी टाई की। टाई आगे आता है एंड बहुत ही ईजीली एक पंच मारता है। ऐसा देखकर लग रहा था कि उसने इस पंच में अपनी पूरी पावर नहीं लगाई है। पंच लगते ही ड्रम उसकी फिटनेस कैलकुलेट करता है एंड फिर रिजल्ट दिखाता है। उसकी फिटनेस 113 पॉइंट आई थी। ये देखकर हान शेन समझ गया था कि ये टाई सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड इसने ज़रूर अपने 60 से 80 कैडबर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, इसी कारण इसकी फिटनेस इतनी ज़्यादा हाई है। अब अगली बारी थी ज़ेंग यू की। ज़ेंग यू आगे आता है एंड अपनी पूरी पावर के साथ ड्रम को बीट करता है। ड्रम तुरंत उसकी फिटनेस को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है एंड सभी के सामने उसका रिजल्ट आता है। उसकी फिटनेस 114.25 थी। ये देखकर उनके चीफ कहते हैं, ज़ेंग यू सच में कमाल का है। तो इस पर उनका असिस्टेंट कहता है, हाँ पर टाई ने ड्रम को बीट करते वक्त अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं किया था, ऐसे में टाई उससे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इस पर चीफ कहते हैं, नहीं टाई उससे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। टाई की ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स में काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक है, इस वजह से उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। वहीं ज़ेंग यू के पास गिने चुने रिसोर्स ही हैं। इसके बावजूद उसकी फिटनेस इतनी कमाल की है, ये इंडिकेट करता है कि वो टाई से ज़्यादा टैलेंटेड है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, ज़ेंग यू के अलावा वो बाकी जो 2 लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है? तो इस पर असिस्टेंट कहता है, ज़ेंग यू के अलावा नॉर्थ वेस्ट एरिया से जो 2 लोग हैं उनमें से हैं एक मेजर वैंग। मेजर वैंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वो ज़ेंग यू से कमज़ोर हैं। वहीं दूसरा बंदा है हान शेन। हान शेन यान रन का बॉयफ्रेंड है एंड शायद इसी वजह से यान रन उसे अपना गार्ड बनाना चाहती थी, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ ने डायरेक्टली उसे यान रन का गार्ड बनाने से मना कर दिया। शायद इसी कारण उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, ऐसे में उसका जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। ये सुनकर चीफ भी अपना सिर हिला देते हैं। इधर अब ड्रम बीट करने की बारी हान शेन की थी। हान शेन ड्रम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो जल्दी से ईविल मंत्रा और ओवरलोड को एक्टिवेट करता है एंड अपनी पूरी पावर के साथ ड्रम पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। पंच लगते ही ड्रम उसकी फिटनेस कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। इन सभी के सामने उसकी फिटनेस आती है जो थी 111.1111। इतना परफेक्ट स्कोर देखकर सभी लोग शॉक में चले गए थे। साथ ही साथ हान शेन की पावर ने भी उन्हें चौंका दिया था। इस वजह से नॉर्थ वेस्ट एरिया के सोल्जर्स अभी के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे। इधर चीफ भी कहते हैं कि हान शेन सच में कमाल का है। ये सुनकर उनका असिस्टेंट परेशान हो जाता है एंड कहता है, सॉरी सर, शायद हान शेन की इन्वेस्टिगेशन करने में मुझसे कोई गलती हो गई। मैं अभी जाकर दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तो इस पर चीफ कहते हैं, नहीं, अब तुम्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कंपटीशन ही उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगा। इस कंपटीशन में ही हम उसे ऑब्जर्व कर कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि वो कितना कमाल का इंसान है। इस पर अब असिस्टेंट भी मान जाता है। सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है। सेकेंड राउंड स्पिरिट टेस्ट था। स्पिरिट टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को 100 की ग्रेविटी के साथ लेवल 10 को पार करना था। ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि इस टेस्ट में एक इंसान जिसकी फिटनेस 100 से कम है वो चल तक नहीं पाएगा। ऐसे में उसके लिए हारना तो तय था। हानशन भी अभी के लिए इसी टेस्ट के बारे में सोच रहा था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।